हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important question paper here, class 10 CBSE NCERT social science here. You know that is an important question paper here. But next question arrive here, that is the most important for the exam view. Analyze the impact of mining activity on the local environment and the health of the surrounding communities. You know that is important. Analyze the impact of mining activities on the local environment and the health of surrounding community. You know that the hazard of mining on the impact of the mining on there is the health of the miners and the environment are given below here. First of all here, the dust and anoxic as a flames inhaled by the miners make them to the vulnerable and pulmonary diseases. You know that is important for the health effect here, or dust and anoxic flames here. And second here, in foundations of fires in the coal mines are a content threat to be a miner. That's important. The fact that a mine is one of the most dangerous jobs. Mining usually has a negative impact on the environment with the productions of a lot of waste. You know that's important. The mining usually has to be negative impact on the environment with the production of a lot of waste. This is a dangerous jobs here. And description to be a local flora and fauna and contamination of the local water resources. You know that is a main affected here of flora and fauna. There is a contamination of the local water source and affected by the local flora and fauna. It could be required to the revolves of massive amount of topsoil leading to the erosion, loss of habitat and pollution. That's important. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं CBSE सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्व रखता है और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम व्यू से बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा क्वेश्चन है कि स्थानीय पर्यावरण और आसपास के समुदाय के स्वास्थ्य पर खनन गतिविधियों के प्रभावों का विश्लेषण करें। देखा जाए तो इसका प्रभाव कुछ कम नहीं होता है। जो खदान खोदने वाले व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा ली जाने वाली धूल और हानिकारक धूल उन्हें जो है फुफ्फुस रोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है। यानी देखा जाए तो इनको रिस्पिरेटरी कई तरह के डिसीज़ हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है वो उसी ही क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं जहाँ पर धूल कण जो है उड़ रहे होते हैं और जिनके कारण उनके नसक्स में जो है नाखों के द्वारा ये फुफ्फुसियों सिरे में जाते हैं और वहाँ पर ये जम से जाते हैं जिनके कारण उनको कई तरह के जो है श्वास के संबंधी बीमारी हो जाता है। अगर आप भी किसी क्षेत्र में धूल कण वाले काम करते हो या धूल कण में जाते हो तो जर्नल सी बात देखना कि आपको भी इसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम आएगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आम है। देखा जाए तो हमारे देश में धूल कणों से तो हमारा सदैव ही दो चार हाथ होता ही रहता है। चारों तरफ रोडों देखो टूटे हुए रहते हैं तो उनके धूल कण जो है हमारे नाकों में जाना और देखा जाए तो फेफड़े से संबंधी बीमारी होना एक स्वाभाविक बात है। एक परीक्षण के अनुसार मैं बता दूं कि भारत में फेफड़ों से बीमारियों से ग्रस्त होने वाली की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। कारण क्या है कि भारत में आज भी धूल कण जो है मनुष्य के जो है शरीरों में जाते हैं और उनको कई तरह की बीमारियों से जो है ग्रसित कर देते हैं। देखा जाए अगर दूसरे पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कोयला खदानों में बाढ़ और आग खनिकों के लिए लगातार खतरा बनी रहती है। देखिए आपने देखा ही होगा कि भारत में कई क्षेत्रों में कोयला खदानें हैं और वहाँ पर जो कोयला खोदने वाले होते हैं उन्हें कई बार जो है पूरे टनल में जो है पानी भर जाने का खतरा बना रहता है यानी उसमें बाढ़ आ जाता है। और कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो कोयला के खदानें होती हैं उसमें आग भी लग जाती है जिसके कारण न जाने कितने जो है
श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। और भारत में अक्सर ऐसा देखने को मिलता ही रहता है। कभी जो है टनल में काम करने वाले व्यक्ति फंस जाते हैं, कभी उनमें आग लग जाती है, कभी उनको सांस की दिक्कतें आ जाती है। तो इस तरह की समस्या भारत में कंटिन्यू लगी रही है। देखा जाए तो तथ्य यह है कि खनन सबसे खतरनाक नौकरी में से एक है, क्योंकि इसमें देखा जाए जो व्यक्ति खदानों में काम करते हैं सबसे अधिक खतरनाक है। खदानों से आमतौर पर बहुत सारे अवशिष्ट के उत्पादन के साथ पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब ये सोचते होंगे कि खदानों से सिर्फ हमें अच्छे मटेरियल्स ही मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं हर चीज़ के साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के साथ साथ जो है हमारे देश के लिए भी सही नहीं होता, हमारे समाज के लिए भी सही नहीं होता है। उसके पश्चात अगले पॉइंट पे अगर आप नज़र डालो तो कहते हैं स्थानीय वनस्पति और जीवों में व्यवधान और स्थानीय जल स्रोतों का प्रदूषण एक आम बात है। यानी देखा जाए तो खनन के कारण जो है जो वनस्पति आसपास होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन पे भी प्रभाव सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। जिस प्रकार आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है इन खननों के, उसी प्रकार उन वनस्पति यानी पेड़ पौधों को भी पड़ता है और जीवों में भी इसी तरह की बीमारी भी आम हो जाती है। और यहाँ तक ये वनस्पति और जीवों को तो नुकसान पहुँचाती ही है, प्लस देखा जाए तो स्थानीय जल स्रोतों को भी काफ़ी प्रदूषित कर देती है। कई क्षेत्रों में नदियाँ बह रही होती है और उन क्षेत्रों में खनन होते हैं, जिनके कारण नदियाँ भी प्रदूषित होती रहती है। इसके लिए भारी मात्रा में ऊपरी मिट्टी को हटाने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कटाव, आवास की हानि और प्रदूषण हो सकती हैं। तो देखा जाए तो भारत में इस तरह की समस्याएं आम हैं और ये देश के लिए भी चिंता का सबब भी है। लोगों को सावधानी के साथ सरकार को चाहिए कि इसमें जो उनको मदद करें और जितना हो सके खनन जो कार्य हैं उनके लिए जो सरकार काफ़ी संवेदनशील रहे। इन खतरों से तभी बचा जा सकता है जब हम समझदार रहें, सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन के साथ कार्य किया जाए। क्योंकि जनरल सी बात है, अगर आप किसी टनल में जाते हो और वहाँ पर खदानों में खुदाई होती है तो धूल कण का निकलना एक स्वाभाविक बात है और इससे बीमारी भी होना एक साधारण सी बात रहता है। इवन कि जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव जो है छूता नहीं रहेगा, जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव हमें सामान्य तौर पर देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और समझ के लिए भी जरूरी है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम व्यू हियर। A non-conventional resource are the best option to be conserve the natural resources. Substantiate his statement with example. You know that that's an important question for the exam view here. Non-conventional resources are the best option to conserve the natural resource. The non-conventional resources are the most important because non-conventional resources are the best option conserving the natural resource. Non-conventional resources are also known as the renewable sources of energy. Renewable sources of energy. There is a most important here. Non-conventional resources here, renewable resources. Example here, a non-conventional sources of energy include solar energy, bioenergy, tidal energy and wind energy, and geothermal energy, natural gas, etc. That's the most important example here. Non-conventional sources of energy here, they are inexhaustible and renewable. They are inexhaustible and renewable, and they're also considered as a clean source of energy. The non-conventional here considered a clean sources of energy. Optional use of resource of energy minimize environmental impact, and non-conventional resource provide to the minimum secondary waste compared to use of conventional sources here. That's important. And their growing to the consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on a fossil fuel. Fossil fuels such as coal, oil and gas. That's an important example for fossil fuel here, coal, oil and gas. Rising of price of oil and gas and their potential storage have to rise to the uncertainty about the security of energy supply in a future. That's important here. There is a security of energy supply in a future, and which in the turn
has a serious repercussions on the growth of the national economy. And natural gas is considered an environmentally friendly fuel because of low carbon dioxide emission. There is a environmentally friendly fuel. There is a non-conventional energy here, a environmentally friendly fuel because low carbon dioxide emissions here. That's important. It does not be cases of air pollution or environmental degradation. Non-conventional energy is the most important because does not be causing of air pollution or environmental degradation. Thus, it is the fuel for present of century. That's important. And renewable energy resource technology is a provide on the excellence opportunity for the migration of greenhouse gas emission and reducing global warming through the substituted or conventional energy source. That's important here is a renewable resource is the environmental friendly fuel here, and there's a no is here a carbon dioxide produced here, and generally there is the not causing a air pollution. That's most important here. यहाँ पर जो हम आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का है, और ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए गैर पारंपरिक संसाधन सबसे अच्छा विकल्प है। इस कथन को उदाहरण के साथ सिद्ध करें। देखिए, ये क्वेश्चन कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए गैर पारंपरिक साधन सबसे अच्छा विकल्प है। आपको सिर्फ इतना बात का ध्यान रखना है, समझना है कि गैर पारंपरिक साधन का क्या विशेषताएं होती है। क्वेश्चन यहाँ पर बेशकली घुमाए या कुछ भी करे, आपको मेन बात समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए जो है गैर पारंपरिक संसाधन का यहाँ पर विशेषताओं का अध्ययन करना है, समझना है। कई बार आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर भी आपको पता होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता होगा। अगर इसी के रूप में अगर मैं एक बात कहूँ कि नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत के बारे में पढ़ा ही होगे तो थोड़ा कुछ दिमाग में क्लैरिटी जरूर आ जाता होगा इसके रिगार्डिंग। क्योंकि गैर पारंपरिक संसाधन जो है जो हमें प्राकृतिक से मिला है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, ठीक है, जो आपको एक बार यूज़ करने के बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर सकती हो। यानी गैर पारंपरिक संसाधन का अर्थ होता है कि जिस चीज़ों का जो है एक बार आप प्रयोग कर लेते हो उसका दोबारा उपयोग कर सकती हो। जैसे जल होता है, अगर आप उसको उपयोग करते हो दोबारा रिसाइकिल हो जाता है। उसी प्रकार हवा भी होती है। तो ये सारे सोर्स ऐसे होते हैं जो गैर पारंपरिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसी रूप में देखा जाए तो देखिए, जो टाइड एनर्जी होती है या पवन ऊर्जा की आप बात करते हो, सोलर एनर्जी की बात करते हो, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला एनर्जी है जो हमेशा प्राकृतिक में बना रहेगा। और इसका सबसे अधिक फ़ायदा ये रहता है कि ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, इसलिए इसे हम इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। चलिए, ये तो मैं जनरल बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था जिससे क्वेश्चन आपको क्लैरिटी आ जाए। अब इस क्वेश्चन के अंदर का आंसर यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने क्या रखा है उस बात पे हम एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर है पहला यही बात आती है कि प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण के लिए गैर संसाधन सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राकृतिक संसाधन अगर चाहते हो, संरक्षण करना चाहते हो, तो इसके लिए गैर पारंपरिक साधन सबसे महत्वपूर्ण अच्छा विकल्प है। कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोतों को ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जा सकता है। आपने पढ़ा भी होगा नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो इसी के अंतर्गत जो है गैर पारंपरिक स्रोत जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा आता है। सौर ऊर्जा तो आपको पता ही होता है कि सन से जो हम प्राप्त करते हैं, सूरज से जो हम प्राप्त करते हैं। जैव ऊर्जा जो जीव जंतुओं के अवशिष्टों से मिलता है हमें। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा को टाइड एनर्जी भी कहते हैं। और ये ज्वारीय ऊर्जा जो होती है हमेशा अमावस्या के दिन होती है, क्योंकि अमावस्या के दिन जो है
पृथ्वी को जो है चांद आकर्षित करती है, जिनके कारण जो है पानी में टाइड उठती है, बड़े बड़े लहरें उठती है और इससे जो है हम बिजली उत्पादन करते हैं। इसलिए इसको हम ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं। और इसका जो है पुराने समय में बड़े बड़े जहाजी जो है इसका इस्तेमाल करते थे। पवन ऊर्जा की तो आप जानते ही होंगे कि जब तेज हवाएं चलती है तो पवन चक्की घूमती है और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे विद्युत भी आप बहुत ही यूज़ कर सकते हो। भूतापीय ऊर्जा के बारे में आपको कुछ हद तक नॉलेज होगा। आपको पता है कि भारत में कई क्षेत्रों में जो है गर्म पानी के सोता है और गर्म पानी के सोता से जो होता है भाप निकलती है और इसका इस्तेमाल हम बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो भूतापीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है प्राकृतिक गैस आदि शामिल है। तो देखिए प्राकृतिक गैस तो आपको पता है, जो नेचुरल गैस आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, सीएनजी, एलपीजी, तो ये तो हम मानव निर्मित है और इसको बना भी सकते हैं हम, और ये कभी ख़त्म न होने वाले संसाधन हैं। तो देखा जाए आज हमें जो है इस तरह के संसाधनों का जो है अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए जो है एक अच्छा फ्यूल साबित हो सकता है। अगर हम अभी से इन फ्यूलों को अगर ना संरक्षण करें, ना बचा सकें, तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण ये बनेगा, क्योंकि जो संसाधन हमारे ख़त्म होने के कगार पे है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, तो उसके जगह पर जो है यही ऊर्जा जो है स्थान ग्रहण कर सकती हैं। तो इसलिए इन संसाधनों को पहचान करना और इनके रख रखाव के लिए जो है योजनाएं बनाना सरकार का प्राथमिकता होना चाहिए। और वह अक्षय और नवीनीय है, इसलिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ये अक्षय का मतलब होता है कि कभी ख़त्म न होने वाले हैं, और नवीकरणीय है, जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा उपयोग बखूबी कर सकते हो। तो इसलिए ये ऊर्जा जो है प्राकृतिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो है इको फ्रेंडली बन सकता है। देखा जाए तो ऊर्जा के संसाधनों का इष्टतम उपयोग पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है, क्योंकि हम जितना भी ऊर्जा के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करेंगे पर्यावरण पर इसका प्रभाव जो है बहुत कम रहता है, और गैर पारंपरिक संसाधन पारंपरिक स्रोतों के उपयोग की तुलना में न्यूनतम माध्यमिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। देखा जाए तो नवीकरणीय संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक और बात रहती है कि इससे जो है अपशिष्ट बहुत ही कम उत्पन्न होता है। पवन ऊर्जा का अगर आप उपयोग करते हो, चाहे कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो, तो इससे जो है प्रदूषण नहीं फैलता है। अगर कोयला आप जलाओगे तो इससे कोयला से जो होगा धुआं उत्पन्न होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इवन कि अगर पेट्रोल का भी आप दहन करते हो तो इससे भी अपशिष्ट बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। लेकिन अगर प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल करते हो तो इससे किसी भी प्रकार का जो है अपशिष्ट बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण ये आने वाला समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में देखा जा सकता है। ऊर्जा की बढ़ती खपत के परिणाम स्वरूप देश कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भर हो गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि पूरा विश्व जो है कोयला, पेट्रोल, तेल, गैसों पर जो है निर्भर है, क्योंकि इसी से जो है बड़े बड़े वाहन चलते हैं। और देखा जाए तो इन वाहनों को चलने से जो है जो गैस निकलती है उसे कई प्रकार के जो है बीमारियां भी उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में जो है आज कोयला, तेल और गैसों का इस्तेमाल जो जीवाश्म ईंधन से बनते हैं उसका उपयोग धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब आप समझ सकते हो कि देखिए पेट्रोल, डीजल जो बने हैं जीवाश्म ईंधनों के कारण बने हैं। ये वो जीव जंतु जो थे जो लाखों साल पहले किसी कारणवश धरती में दब गए थे, मर गए थे, जिनके अवशिष्ट से जो है जीवाश्म ईंधन बना है, और इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कोयले का भी कुछ इसी प्रकार से जो है निर्माण हुआ है, जो लाखों साल पहले पेड़ पौधे जल गए, धरती में दब गए, जिनको लाखों करोड़ों साल के बाद जो है इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इनको बनने में कम से कम लाखों साल लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए जो है ऊर्जा का पारंपरिक संसाधन कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तेल और गैस की बढ़ती कीमतें और उनकी संभावित कमियों ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के बारे में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर गंभीर असर पड़ता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ समस्या भविष्य के लिए जो है बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है, और हो सकता है ऊर्जा के संसाधनों के रूप में हम जो नवीकरणीय स्रोत है इसका उपयोग हम कर सकें। देखा जाए तो कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है, क्योंकि कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है प्राकृतिक गैस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और इससे जो है किसी प्रकार का प्रदूषण न होना काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है।
इसे वायु प्रदूषण या पर्यावरण क्षरण नहीं होता है और इस प्रकार ये वर्तमान सदी का ईंधन है। यानी देखा जाए तो इसे हम फ्यूचर ईंधन भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय में आपने देखा ही होगा कि इन चीज़ों का उपयोग अधिक से अधिक होगा। नवकरणीय ऊर्जा संसाधन प्रौद्योगिकों, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रतिस्थापित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का भी एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर सकता है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पृथ्वी पर हो रहा है उसका कहीं ना कहीं विकल्प जो है हमारा नवीकरणीय स्रोत ही है, जिसका उपयोग करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम कम नहीं करें तो आने वाला समय में जो है बहुत सी बीमारियों से हम दो चार हाथ कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि सरकार इस तरह के जो है ईंधनों का प्रोत्साहन बढ़ाएं और जितना हो सके अपने देश में जो है इसको इंस्टॉल किया जाए, जिससे आने वाला समय में जो है हम जो ईंधन जैविक ईंधन होते हैं उससे हम बच सके, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनसे बच सके और हम जो है प्राकृतिक ईंधनों का उपयोग करके अपने देश को भी सुरक्षित करें। और कहते हैं गैस से जो प्रदूषण से जो हमारे बीमारियां हो रही है उससे भी बचा जा सके। आज कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इतनी प्रदूषण फैल जाती है जहां पर सांस लेना भी इंसानों के लिए संभव नहीं है। तो हो सकता है कि ये आने वाला फ्यूचर में उस राज्य के लिए ये ईंधन काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो। तो कहते हैं फ्यूचर की बात ना करके हमें आज से ही इस पे कार्य करने की ज़रूरत है। इस तरह का ईंधनों को जो है प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और प्रोत्साहित करने के साथ इसको सस्ता भी किया जाए जिससे आम गरीब बंदे भी इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ पर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, जरूर सब्सक्राइब करके जरूर अपने मोबाइल में सेव कीजिए। और सेव करने से भी महत्वपूर्ण बात होता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर जो क्वेश्चन आपके समक्ष लाता है इसमें कोई इतनी अधिक जो है टेक्नोलॉजी फुल नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको देखने को न मिलता हो, साधारण ही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विश्वास किया जाता है कि एग्जाम व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी विशेषज्ञ से पूछिएगा ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है तो आपको हर कोई इस क्वेश्चनों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बताएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाउ वुड बी यू एलिवेट ऑफ नेपोलियन एज द एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएट अ more a rational and efficient system, included with their suitable example? You know that is the most important question for the exam view here. Napoleon as the administrator who is the creator more rational and efficient system. The Civil Code of 1804. The Civil Code of 1804 is usually known as the Napoleon Code. You know that Civil Code of 1804 is also called to Napoleonic Code here. As secret their right of property, establish equality before the law, and remove all the prejudice based on a birth. You know that's important. The Napoleon Code secured that right to be property and established the equality before the law and removed all the prejudice based on birth. The Napoleonic Code was followed by the regional under to the French control. The Napoleonic Code was followed by their regions under to the French control. That's important. The new businessman, an artisan, peasant and workers enjoy a newfound freedom here. You know that's important. New businessman, artists, peasant and worker enjoy a newfound freedom here. In territory under French control such as Italy, Germany, Switzerland and Dutch Republic, peasants were freed from to the nominals due and peasants were freed from to the serfdoms. Feudal system was abolished, administrative division were simplified. That's important. And guild restriction were removed in a town. Guild restriction were removed in a town, and there were improvement in the communication and transport system. That's important here. To facilitate there is the movement and exchange of goods and the capital from one region to be another. A small scale producer of the goods and businessman
began to realize that a common national currency and a standardized measuring and weight and uniform law were a great help. That's the most important Napoleon achievement on this period of time here, and the Napoleon Code here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत जो है सोशल साइंस का, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। और हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ क्वेश्चन है कि एक अधिक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाले शासक के रूप में आप नेपोलियन का मूल्यांकन कैसे करोगे। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो आप इसको साधारण रूप में देख सकती हो। यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया गया है कि नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक अधिक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाले शासक के रूप में आप नेपोलियन का मूल्यांकन कैसे करोगे, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन पहले तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन साधारण तौर पे आप अगर समझोगे तो यहाँ पर नेपोलियन ने जो राजनीतिक में बदलाव किए थे, जो उसने सुधार किए थे, एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली घुमा दिया गया है, आपको समझ से थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, लेकिन समझना चाहोगे तो बहुत आसान है कि नेपोलियन का जो है राजनीति में सुधार क्या क्या किया गया, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है। अब हम आंसर की तरफ अगर नज़र करें तो कहते हैं 1804 का नागरिक संहिता, यानी जो यहाँ पर कहा जाता है 1804 में नागरिक संहिता जो नेपोलियन के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियन संहिता के रूप में भी जाना जाता है, इसे हम नेपोलियन कोड के रूप में जानते हैं, ने संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया। नेपोलियन ने सबसे पहले जो सुधार किया था वो किया था संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार हटा दिए। ये इसकी सबसे बड़ी सुधार प्रणाली थी। उसने संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार को हटा दिया। जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार हटाने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आपके माता पिता का सारा धन दौलत आपका ही हो जाता है, नेपोलियन ने इस बात को कैंसिल कर दिया। अब जो है संपत्ति का अधिकार उनको मिलता था जो माता पिता की सेवा करते थे। सेवा करने वालों में एक लड़की भी हो सकती थी, बेटी भी हो सकती थी, एक नौकरानी या एक नौकर भी हो सकता था। तो इसने इस बात को जो है हटा दिया कि जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार को नेपोलियन ने हटा दिया, जिसको 1804 के नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है। इवन देखें तो फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन संहिता का पालन किया गया, यानी जो क्षेत्र नेपोलियन के अधीन थे उन क्षेत्रों में इस जो नेपोलियन कोड जो 1804 को बनाई गई थी, हर क्षेत्र में जो है इसका पालन किया गया, क्योंकि वो सारे क्षेत्र जो थे नेपोलियन के अधीन थे। नए व्यवसायिक कारीगरी किसानों और श्रमिकों ने नई नई स्वतंत्रता का आनंद लिया। इससे बहुत से लोगों को काफ़ी खुशी मिली, जैसे कि नए व्यवसायियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, कारीगरों को काफ़ी उत्साह मिला, किसानों को काफ़ी राइट्स दी गई और श्रमिकों ने नई नई स्वतंत्रता का आनंद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जो 1804 नेपोलियन कोड थी वो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। इवन देखिए तो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डच गणराज्य जैसे फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसानों के जागीरदारी से मुक्त कर दिया गया। किसानों को जो है भूदास प्रथा से मुक्ति दे दी गई और समावर्ती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक विभाजन को भी सरल बना दिया गया। देखा जाए तो नेपोलियन ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए, और ये सिर्फ अपने क्षेत्र जिसमें नियंत्रित थे उस क्षेत्र में इसने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी नियंत्रण क्षेत्र देखा जाए तो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच गणराज्य थे, जहाँ पर नेपोलियन ने जागीरदारी से मुक्त कर दिया। किसानों को जो जागीरदारों को जो कर देते थे इससे मुक्ति मिल गई। किसानों का जो है भूदास प्रथा से मुक्ति मिली,
क्योंकि पहले किसान जो थे अपने ही भूमि पर एक दास के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि वहाँ पर जागीरदार जो होते थे उनके सारे संपत्ति पे, सारे भूमि क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते थे, और जिस कारण से जो है किसान अपने ही भूमि पर दासों की तरह जो है व्यवसाय करते थे। तो नेपोलियन के यहाँ सुधारों से सबसे अधिक अगर सुधार हुआ तो किसानों को हुआ, जिनके कारण समाजी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रशासन विभाजन को भी सरल बना दिया गया। देखा जाए तो कस्बों में गिल्ड प्रतिबंध हटा दिए गए। जो कस्बों में गिल्ड प्रतिरोध लगाए गए थे उन सभी को हटा दिया नेपोलियन ने। संचार और परिवहन प्रणाली में भी काफ़ी नेपोलियन ने सुधार करके दिखाया। कहते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल और पूंजी की आवाजाही और विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है माल के छोटे पैमानों के उत्पादनों और व्यापारियों को यह एहसास होना शुरू हुआ कि सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा होना जरूरी है। मानकीय माप, वजन और सामान्य कानून बहुत मददगार थे, जो नेपोलियन ने बेखूबी लागू किया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी सामान पहले के समय में जो है हाथों से मापी जाती थी, अंदाजे से जो है लगाए जाते थे, तो ये पद्धतियाँ काफ़ी सुविधाजनक नहीं थी। कहते हैं दूसरे देशों में अगर व्यापार करना था तो उसके लिए एक मापदंड होना जरूरी है, और यहाँ पर नेपोलियन ने सबसे बड़ा सुधार यही किया कि उसने माप तौल के प्रणालियों को जो है एक सिस्टमैटिक बनाया। यानी देखा जाए तो सामान्य राष्ट्रीय उसने मुद्रा बनाया, मानकीकृत माप बनाई, वजन और सामान्य कानून बहुत ही उसके लिए मददगार साबित हुआ। तो देखा जाए तो नेपोलियन ने यहाँ पर प्रशासनिक सुधार करने में अपना हर संभव कोशिश किया, और इसी कोशिश के कारण हमें बहुत सी नई चीज़ों का जो है देखने को मिला। तो यहाँ नेपोलियन के सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और नेपोलियन के जो 1804 कोड थे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट इज इम्पोर्टेंट हियर. You know that question here analyze the discussion taken by the conservative at the Congress of Vienna in the year 1815. That's important here. There are conservatives at the Congress of Vienna in their year 1815. The representative of fourth great European power, British, Russia and Austria, who had collectively defected of Napoleon. You know that there is European power here of Britain, Russia, Prussia and Austria. There is a defected by the Napoleon. Meet at Vienna to be draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Mettenheim, and the result was the Treaty of Vienna of 1815. That's important. Its object was to be undo the changes that had come about in the Europe during the Napoleonic War, and to restore the monarchies that has been to the overthrown by the Napoleons, and create a new conservative order in Europe. You know that's important. Its object was to be undo to change that had to come about in the European during to the Napoleonic War, and to be restored there is a monarchy that has been to the overthrown by Napoleon, and create a new conservative order in Europe. The word was Descenti deposed during to the French Revolution and was restored to power. French lost their territories it has annexed under to Napoleon, as a series of states were set up on the boundaries of France to be prevent it from expansion in the future. Example, Kingdom of Netherlands, which is included Belgium, was set up in the north. Example here, Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. Genus was the added to the Padoment in the south, and Prussia was given territories on its western frontier here. And Austria was given control of northern Italy. Austria was given control of northern Italy here. The German Confederation of 39 states set up by Napoleon was left
untouched. You know that's important. The German confederations of 39 states set up by the Napoleon was left untouched here. In the east, Russia was given a part of Poland, while the Prussia given to the possessions of Saxony, and thus the conservative regime set of the 1815 were autocratic, and they did not be tolerate religion and dissent. You know that's important. The conservative regimes set of the 1815, and they covered activity that questioned the legitimacy of autocratic government. That's important here. There's an activity that has a questioning. There's a legitimacy of autocratic government. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन पेपर जो है 10वीं कक्षा के लिए जो NCERT CBSE के बच्चे हैं उनके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान लिया हुआ है। NSST के बुक जिनके पास है, जो सिलेबस रखे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो हमारा आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि वर्ष 1815 में वियना कांग्रेस में रूढ़वादियों द्वारा लिए गए निर्णय का विश्लेषण कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। 1815 में वियना कांग्रेस में रूढ़वादियों ने जो निर्णय लिया था उन बातों का हमने क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इस पे आंसर पे भी हम नज़र डालें तो देखा जाता है कि 4 महान यूरोपीय शक्तियाँ, 4 महान जो उस समय यूरोपीय शक्ति थी, जिनमें ब्रिटेन, रूस, पेर्शिया और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था। देखिए नेपोलियन को हराना कोई आम बात नहीं था, क्योंकि नेपोलियन के पास हर तरह के सुविधाजनक बातें थी, और इसको हराने के लिए उस समय 4 महान देशों ने जो है नेपोलियन के खिलाफ यहाँ संघर्ष चलाया था। और वो देश थे ब्रिटेन, रूस, पेर्शिया और ऑस्ट्रिया, और इन्होंने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया था। यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए वियना में मिले, यानी देखा जाए तो चारों देश जो हैं यूरोप के एक समझौता करने के लिए जो है सारे के सारे जो है वियना में मिले। यानी देखा जाए तो वियना में एक फैसला किया गया था नेपोलियन के विरुद्ध। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक्स मेटरनिच ने की थी। यानी देखा जाए तो कांग्रेस की मेजबानी जो किया था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने की थी। यानी ये काउंसलर थे जिन्होंने सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व किया था, और इसका परिणाम जो था 1815 के वियना संधि थी। यानी देखा जाए तो 1815 में इन चारों देशों ने एक संधि पे हस्ताक्षर किया था, और इसका जो है चांसलर थे कांग्रेस के मेजबानी करने वाले ऑस्ट्रिया का ड्यूक मेटरनिच थे, जिन्होंने इसका जो है मेजबानी की थी। यानी इनके ही संरक्षण में ये कार्य संपन्न हुए थे, और इसके उद्देश्य ये थे कि नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए परिवर्तन को प्रवृत्त करना और नेपोलियन द्वारा उखाड़ फेंकी गई राजशाही को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था बनाना था। यानी देखा जाए तो इन सभी मीटिंगों का एक ही उद्देश्य था कि नेपोलियन द्वारा जो शहर में बदलाव किए गए थे उन सभी बदलावों को जो है बदलना था। यानी नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए परिवर्तनों को प्रवृत्त करना था और नेपोलियन द्वारा उखाड़ फेंकी गई राजशाही को फिर से बहाल करने की बात रखी गई थी। यानी चारों देशों ने इसी बातों पर ध्यान दिया था। यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था बनाने की भी बात इसमें रखी गई। देखा जाए तो बेबनोस राजवंश जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पदस्थ थी। यानी देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो थी बेबनोस राजवंश जो थी पदस्थ थी को सत्ता में बहाल किया जाए। पदस्थ का मतलब होता है पद से मुक्त थी, यानी उस समय वो पद पे नहीं थी, राजवंश नहीं थी, तो उनको दोबारा से जो है उन क्षेत्रों में बहाल करना ये प्रमुख 1815 का जो है गतिविधि थी।
फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन सबसे अपने कब्जा वाले क्षेत्रों को खो दिया था, तो उसको भी पुण्य प्राप्त करने की बात रखी गई थी कि फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन अपने कब्जे वाले क्षेत्र को जो है पाना था। भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्य की एक श्रृंखला स्थापित की गई। यानी देखा जाए तो 1815 की बात में ये बात भी रखी गई कि भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी। और इस बात को अगर हम उदाहरण के साथ देखें तो नीदरलैंड का राज्य, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, उत्तर में स्थापित किया गया था। यानी नीदरलैंड का राज्य भी इसी समय स्थापित की गई थी, जो बेल्जियम में पहले शामिल था, उत्तर में इसको स्थापित किया गया। जिनेवा के दक्षिण में पीडमोंट में भी जोड़ दिया गया और प्रेशिया को उसकी पश्चिम सीमा पर क्षेत्र दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ अछूता रह गया। यानी देखा जाए तो जो नेपोलियन ने कार्य किया था उसको जो यहाँ पर 29 राज्यों का जर्मन परिसंघ में अछूता रखा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रेशिया को सैक्सनी का एक हिस्सा दे दिया गया। इस प्रकार 1815 में स्थापित रूढ़वादी शासन निरंकुश थे और वो आलोचनाओं और असहमता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने निरंकुश सरकारों को बद्धता पर सवाल उठाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाया। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम व्यू हियर। एनालाइज द रोल ऑफ multi-party system in a democratic country like India. You know that there is a question is clear here. Analyze the role of multi-party system in a democratic country like India. In a democratic system like India, multi-party political play a crucial role in the representing the diverse interest and aspiration of the citizen. That's important. The multi-party system allows for the competitive and dynamic political environment where the parties with the different ideologies and agendas can participate and compete from the support of the electorate. That's important here. The multi-party system allows to be a competitive and dynamic political environment, and where the parties are different ideology and agendas can participate in a complete for the support of electorate. That's important. The presence of multiple parties also is provided a check and balance against any one party become for the two power and dominant. That's important here. The presence of multi-party also provide a check and balance against any one party become a two powerful and dominant. This system allows a variety of interest and opinion to enjoy the political representations. That is important. This system allows to the variety of interest and opinion to enjoy the political representations here. People can make a choose between two several candidates. That's important here. People can make a choose between several candidates. Through this system, difference and diversity to the party could represent the section of society, and power does not be absorbed in the hand of one single party. That's important features here. There is a not absorbed in the hand of one single party here for here through the system. India adopted this system because of the vast diversity and plurality in the nation. That's important here. A reason of adopted this system. यहाँ पर हम जो कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं CBSE NCERT सामाजिक विज्ञान का। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन एग्जामिनरों का काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय प्रणाली की भूमिका का विश्लेषण करें। देखिए, भारत में एक पार्टी का दौर नहीं है,
भारत जो है बहुदलीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है और ये भारत के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो है बहुदलीय प्रणाली होना एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। देखा जाए तो कई देश ने लोकतंत्र को अपनाया था, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था कायम नहीं रख सका। लेकिन भारत एक ऐसा देश है और साथ में इक्का दुक्का और भी देश है जिन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक जो है लोकतंत्र व्यवस्था को ही महत्व दिया है। देखा जाए तो भारत जैसी लोकतंत्र व्यवस्था में बहुदलीय राजनीतिक नागरिकों के विविध हितों और आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि बहुदलीय राजनीतिक होने से ये होता है कि कोई एक शासक जो है तनाशाह नहीं हो सकता है। हमारे देश में देखा गया है कि एक शासक जो है हमेशा तनाशाह नहीं रहा है, लेकिन ये बात भी यहाँ पर हजम करने योग्य भी नहीं है कि भारत में सिर्फ दो पार्टी की ही राजनीतिक उभरी है, एक तो कांग्रेस और एक बीजेपी। कहते हैं इसकी दौर सदैव ही चलती आ रही है, जिसके कारण हमेशा ये ऑप्शन बना रहता है कि कभी कांग्रेस जीतेगी तो कभी बीजेपी का दौर चलेगा, और ये सही नहीं है। कहते हैं जब यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है तो यहाँ पर कई पार्टियों का बनना भी सुनिश्चित करता है, और ये देखा जाए तो बहुदलीय होने का नुकसान भी है। लेकिन बात है यहाँ पर लोकतंत्र देश में बहुदलीय प्रणाली की भूमिका पर, तो कहते हैं बहुदलीय प्रणाली का प्रतिस्पर्धी और गतिशीलता राजनीतिक माहौल की अनुमति देती है कि राजनीतिक माहौल के अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली की जो है अपनी गतिविधियाँ चलती है, जहाँ विभिन्न विचारधाराओं और एजेंटों वाले दलों ले सकते हैं और मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो भारत में एक कंपटीशन बन जाती है। लेकिन भारत में आज कंपटीशन की सबसे अच्छा इन्होंने तोड़ निकाल लिया है राजनीतिक पार्टियों ने कि जो पार्टी जितना फ्री करती है जनता उसी को ही चुनती है। अब देखा जाए तो ये राजनीतिक पार्टी की चापलूसी है कि आम जनता की न समझदारी है। इस पे तो जनता स्वयं समझती होगी और राजनीतिक पार्टी स्वयं जानती होगी कि जो इन्होंने फ्री करने का विचारधारा रखा है, जिससे इनकी एजेंडा होती है, वही सरकार हमेशा ही जो है सरकार बनाती है। तो ये तो गलत है। देखा जाए तो कुछ समय में जिन क्षेत्रों में इलेक्शन हुई है वहाँ पर इन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाया गया है। आज मुद्दा शिक्षा नहीं है, न रोड की प्रॉब्लम है, आज तो सिर्फ लालच है फ्री की। जो सरकार फ्री कर रही है उनके तरफ जो है जनता का रुख चलती है, जो सही नहीं है। कहते हैं जहाँ पर फ्री है उसी तरफ हवा चलती है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं बहुदलीय प्रणाली होना हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा देश लोकतंत्र को मानता है, यानी जनता का राज, और जनता को समझदार होना ज़रूरी है। कहते हैं हमें अपने देश को बढ़ाना है, देश को जो है विकसित करना है, न कि अपनी लालच में देश को बर्बाद करना है। कहते हैं आज देखा जाए तो हर सरकार कहती है कि रोज़गार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, लेकिन कोई भी सरकार से आज तक नहीं हो सका। हम आज़ादी के कितने जो है 75वें साल भी मना ले रहे हैं, लेकिन हमसे अभी तक वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सके हैं जो दूसरे देशों ने प्राप्त कर चुके हैं। हमारे साथ कई देश आज़ाद हुए थे, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम जहाँ के हैं वहीं पे अभी रह गए हैं। कई पार्टियों की मौजूदगी किसी एक पार्टी की अधिकतम शक्तिशाली और प्रभावशाली बनने के खिलाफ नियंत्रण संतुलन भी प्रदान कर। देखिए बहुदलीय प्रणाली होने का ये सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होती है कि एक पार्टी की मौजूदगी के कारण एक पार्टी जो है प्रभावशाली नहीं हो सकती है और उसका वर्चस्व नहीं चल सकता है। कहते हैं कई पार्टी होने से ये होता है कि कोई भी सरकार तनाशाह नहीं होता है, उसको जब चाहे हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो हमारे समक्ष दूसरा पार्टी भी विकल्प के रूप में खड़ी रहती है। तो ये बहुदलीय प्रणाली होने की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। देखा जाए तो यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो है आनंद लेने की अनुमति भी देता है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर पार्टी की अपनी विचारधारा रहते हैं और हर विचारधारा से हमें अवगत होने का जो है
समय मिलता है, टाइम मिलता है कि हम अपना प्रतिनिधि जो है अच्छे से अच्छे चुन सकें। लेकिन मैंने वही बात बताई कि आज के समय में राजनीतिक पार्टी में देखा जाए या इलेक्शन में देखा जाए तो बहुत ही गलत कार्य होते हैं। इस बात का इलेक्शन कमीशन को भी जोर देना चाहिए। आज देखिए कहीं भी इलेक्शन हो वहाँ पर शराब बांटे जाते हैं, कपड़े बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं और जो जितना अधिक बांटता है उसकी जीत होती है। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ और इस पे जो है इलेक्शन कमीशन को जोर देना चाहिए, क्योंकि हम तभी आनंद ले सकते हैं डेमोक्रेसी कंट्री का जहाँ पर जो है सुचारू रूप से इलेक्शन किया जाए और तभी फायदा होगा बहुदलीय प्रणाली होने का। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी कार्य नहीं करती है। कहते हैं कई बार इलेक्शन में गलत भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ धमकी देती है, चुनौती देती है और एक पत्र लिख के दे देती है, लेकिन करती कार्रवाई नहीं है। लोग कई जिम्मेवारों के बीच चयन कर सकते हैं। इसे देखिए, अगर बहुदलीय होने से ये होता है कि कई उम्मीदवारों के बीच में आप अपने अच्छे उम्मीदवार को चुन सकते हो। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न और विविध दल समाज के वर्गों की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में समाहित नहीं होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न दल समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में सीमित नहीं रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। भारत देश में देखा जाए तो विशाल विविधता और बहुलता के कारण इस प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और देखा जाए तो जनसंख्या में भी नंबर 1 है। इन्हीं सब कारणों से जो है भारत में इस प्रणाली को जो है महत्ता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बात तो सब सही है, बहुदलीय प्रणाली की बहुत ही विशेषता है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनको सरकार को दूर करने की चाहिए और नागरिकों को भी सोच समझ के अपना प्रतिनिधि चुनने की ज़रूरत है। कहते हैं लालचों में आकर चुनना, ये कहीं का भी समझदारी नहीं रहता है। हमारा देश महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेसी है, बहुदलीय प्रणाली को विश्वास रखती है, तो हमें उसी प्रकार का जो है आनंद भी लेना चाहिए। इलेक्शन में कभी भी जो लालच दे, पैसे बांटे, शराब बांटे, कपड़े बांटे, उनसे कभी भी आप इलेक्शन में उनको ना जिताएं, क्योंकि ऐसे जिताने से वो लोग आपको ही बाद में कहेंगे कि आपने मुझे फ्री में नहीं जिताया है, आपको हमने बहुत कुछ दिया है, तब जाके इलेक्शन में आपने मुझे वोट दिया है। तो आपको भी बोलने का यहाँ मौका नहीं रह जाता है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव करवाते हो तो आपको जो है ऐसे गवर्नमेंट को बोलने का भी अधिकार है और इसको उखाड़ फेंकने का भी अधिकार होता है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और तिरपान स्टडी सेंटर पता ही होगा कि 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत कुछ है समझने के लिए, सोचने के लिए, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।